नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी, आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार पालित और अभी में बड़ी खबर गुजरात से आ रही है, जहां एटीएस को बड़ी कामयाबी मिली है। गुजरात एटीएस ने जैश-ए-मोहम्मद के 5 और आतंकियों को गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी पाटन जिले से हुई है और जांच में यह खुलासा हुआ कि गिरफ्तार आतंकियों ने लोकल लेवल पर बम बनाकर इस्तेमाल करने के 6 से 7 बार कोशिश की थी। अब एटीएस ने इस महीने के शुरू में ही गुजरात और मध्य प्रदेश से जैश के 8 आतंकियों को गिरफ्तार किया था। उनसे पूछताछ में इन 5 आतंकवादियों के बारे में खुलासा हुआ और उसके बाद एटीएस ने इन्हें अपने शिकंजे में लिया। एटीएस ने इन्हें कोर्ट में भी पेश किया, जहां पर अदालत ने आतंकियों को 24 जुलाई तक के लिए एटीएस रिमांड में भेज दिया है। और अब एटीएस ये जानना चाहती है कि इन लोकल बम बनाने का सामान आया कहां से, ये कहां से खरीदा गया, और साथ ही इनके पास से अभी जैश-ए-मोहम्मद का जिहादी साहित्य बरामद किया जाना बाकी है। और हमारे साथ हमारे संवाददाता निर्णय कपूर जुड़ गए हैं। निर्णय, सबसे बड़ी बात है कि 6 से 7 बार इन्होंने बम बनाकर उसे टेस्ट करने की कोशिश भी की थी, तो आखिरकार उनके टारगेट पर कौन था या कौन सी जगह थी? देखिए अमित, सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो 8 आतंकी पहले पकड़े गए थे, जिन्होंने अपना एलिजेंस पहले ही दे दिया था जैश-ए-मोहम्मद को और जैश-ए-मोहम्मद के साथ कनेक्टेड थे, और ये जो दूसरा ग्रुप है, ये इनके इंटरोगेशन में इसके बारे में पता चला, क्योंकि ये पकड़े गए थे और इनके बारे में काफ़ी जानकारी जो दूसरा ग्रुप है उसके बारे में पता चली, तो इनको पहले ही दबोच लिया गया। और ये क्योंकि अभी बहुत रॉ स्टेज पे काम कर रहे थे, इन्हें कोई ज़्यादा एक्सटर्नल सपोर्ट नहीं मिला था, लोकल लेवल पे काम कर रहे थे, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, मदरसे की पढ़ाई की हुई है, कुछ एक किताब जरूर मिली है असर महमूद है उससे इंस्पायर्ड एक बुक जरूर मिली है, जिसमें से ये जानकारी जो है वो इकट्ठी कर रहे थे। इसके अलावा इंटरनेट से कुछ जानकारी इकट्ठी कर रहे थे। और ये जो पहला ग्रुप पकड़ा गया था, उसमें जो आमीन शेरा नाम का आतंकी है, वो भी बॉम्ब बनाने की टेक्निक के बारे में कुछ जानकारियां हासिल कर रहा था। और यहाँ जो ये दूसरा ग्रुप पकड़ा गया है लोकल लेवल पे जो काम कर रहा था, उसमें मोहम्मद अयूब नाम का एक व्यक्ति है। ये दोनों मिलकर के ये चीज़ें जो है आपस में एक्सचेंज कर रहे थे और साथ मिलकर के बॉम्ब बनाने की जो टेक्निक है उस पर काम कर रहे थे। हालांकि बहुत रॉ स्टेज पे काम कर रहे थे। कुछ ये भी पता चला कि इन्होंने ऑनलाइन कई बार केमिकल जो है वो मंगवाया था, और मंगा के ये ट्रायल एंड एरर एक्चुअली अभी चल रहा था। जाहिर सी बात है कि गाँव के जो आसपास के सुनसान इलाके हैं वहां पे इन्होंने ट्राई किया था बॉम्ब फोड़ने का, और एक बार जब ये पूरी तरह इक्विप्ड हो जाते फिर ये आगे के लिए कुछ प्लान कर रहे थे। ये बड़ा खतरनाक होता है। इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि निर्णय, जो 8 आतंकी पकड़े गए थे पहले, उन्होंने जो बताया था कि उन्हें उनके हैंडलर ने ये जानकारी दी थी कि वो अहमदाबाद के आसपास कोई जगह आइडेंटिफाई करके रखें। एक गाड़ी भी उन्होंने खरीदी थी जो उनके हैंडलर की इंस्ट्रक्शन थी। तो कोई आने जरूर वाला था, कौन आने वाला था ये उन्हें नहीं पता था, वो आकर के यहाँ रह करके क्या करने वाला था ये लोग नहीं जानते थे। लेकिन पैरेलली एक और काम भी चल रहा था जो कि ज्यादा डेंजरस है, बॉम्ब बनाने की टेक्निक पर काम चल रहा था। अब जिस तरह से निर्णय आप पूरे इस बारे में बता रहे हैं कि उनका मोड ऑफ ऑपरेंडिस क्या था, किस तरह से वो तैयारी कर रहे थे, किस तरह से बॉम्ब बनाने को लेकर लगातार कोशिश कर रहे थे, और कोई हैंडलर भी था जो शायद आने वाला था, लेकिन इनके टारगेट पे जाहिर सी बात है कि वही इलाके होंगे जहां पर ज्यादा से ज्यादा वो नुकसान पहुंचा सकते थे। लेकिन बड़ी बात है कि वक्त रहते ही पुलिस ने और एटीएस ने इन्हें पकड़ लिया और इनके इस साजिश को अंजाम तक पहुंचने से रोक दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का, जो कि राजधानी दिल्ली से है, जहां पर दिल्ली पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा को हटा दिया गया है। उनकी जगह पर अनुराग कुमार को नया पुलिस कमिश्नर बनाया गया है। दिल्ली का अनुराग कुमार आईबी के पूर्व स्पेशल डायरेक्टर रह चुके हैं। रिटायरमेंट से पहले दिलीप पुलिस कमिश्नर हटा दिए गए हैं। और कुमार सोनू हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। कुमार, इस खबर पर और जानकारी दीजिए। देखिए, मैं आपको बताऊं, सतीश गोलचा जो है वो 1992 बैच के सीनियर आईपीएस ऑफिसर हैं और दिल्ली पुलिस में कमिश्नर के पद पर थे, और अप्रैल 2027 में उनकी रिटायरमेंट होनी थी। और तमाम अधिकारी, तमाम आला अधिकारी, तमाम उनके जो बैचमेट थे, वो हम लोग भी यही मान के चल रहे थे कि अप्रैल में ही वो पुलिस कमिश्नर पद से तब हटेंगे जब वो रिटायर होंगे। लेकिन उनकी रिटायरमेंट से पहले जो है केंद्रीय गृह मंत्रालय का एक आदेश आता है जिसमें अनुराग कुमार, जो कि स्पेशल डायरेक्टर हैं अभी आईबी में,
उनको जो है दिल्ली पुलिस का कमिश्नर बनाया जाता है विद इमीडिएट इफेक्ट। और साथ ही साथ आदेश में लिखा है कि सतीश गुलचा अब दिल्ली के उपराज्यपाल बिल्कुल कुमार सोनू, यहाँ पर 2027 का रिटायरमेंट का वक्त था, लेकिन उससे पहले ये बड़ा फैसला लिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और बड़ी खबर बंगाल के मुर्शिदाबाद से है, जहां पर भयानक ट्रेन हादसा हुआ। रेलवे फाटक पर स्कूली बच्चों से भरी वैन को ट्रेन ने टक्कर मार दी। टक्कर इतना भयानक था कि हादसे में 2 बच्चों समेत 3 लोगों की मौके पर ही जान चली गई। वहीं 5 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। अब घायल छात्रों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। ये पूरा हादसा गोविंदपुर रेलवे फाटक पर हुआ है। बताया जा रहा है कि रेलवे क्रॉसिंग का जो गेट है वो खुला हुआ था, जिसके चलते ये हादसा हो गया। गेटमैन क्यों नहीं था, और अगर था भी तो वो था कहां, इस पूरे मामले की अब जांच के आदेश दे दिए गए हैं। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कितनी बड़ी लापरवाही यहां पर, जिसमें 3 लोगों की इस हादसे में मौत हो गई है। और हमारे साथ ओंकार जुड़ गए हैं। ओंकार, आपके पास क्या जानकारी है, कितने बच्चे घायल हैं, और क्या अभी तक ये पता लग पाया है कि आखिरकार उस वक्त वहां पर कोई रेलवे कर्मचारी क्यों नहीं था फाटक पर? देखिए, उस वक्त रेलवे कर्मचारी जो थे वो मौजूद थे, लेकिन वो उनके लापरवाही की वजह से ये पूरी दर्दनाक हादसा हुआ। आज सुबह के 7:15 के करीब गोविंदपुर रेल फाटक के जो गेट है वो गेट खुला हुआ हालत में था, और उसी दौरान पुल करके एक गाड़ी उसी जगह से गुजर रहा था, और उसी समय मुर्शिदाबाद के आजिमगंज से काटवा जाने वाली एक ट्रेन उसी समय आ गए मौके पर, और आने की वजह से ये पूरे हादसा हो गया, जिसमें 2 बच्चों की मौत हो गई और एक साइकिल लेकर एक लोग थे, उनको भी मौत हो गया हादसा में। और इसके साथ साथ 5 लोग अभी भी है, जिसमें से 4 बच्चे हैं जो काफ़ी गंभीर हालत में है, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और पूरी ये जो हादसा हुई है, इस हादसा में मौके पर मौजूद जो रेलवे कर्मचारी थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, और इसके अलावा क्यों वो उस वक्त रेल गेट को बंद नहीं किया, इसके बारे में लगातार उनसे पूछताछ किया जा रहा है। और इसके अलावा 10 सदस्य के एक कमेटी भी बनाई गई है। हावड़ा से वो कुछ ही देर में रवाना होंगे, और रवाना होते हुए पूरी जो घटना है इस घटना के जांच पड़ताल करेंगे। अमित, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ओंकार। अब खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं। 20 जुलाई से संसद का मॉनसून सत्र शुरू होने वाला है। मॉनसून सत्र हंगामेदार रहने वाला है। इसके लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही रणनीति बना रहे हैं। कल कांग्रेस ने मॉनसून सत्र को लेकर के बैठक की, और आज ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बड़ी बैठक शुरू होने वाली है। और थोड़ी देर में यह बैठक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर शुरू होने जा रही है। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल समेत कई मंत्री मौजूद रहेंगे, जिसमें इस रणनीति पर चर्चा होगी कि विपक्ष के सवालों का कैसे काट निकाला जाए, क्योंकि इस बार राम मंदिर चढ़ावा चोरी से लेकर नीट पेपर लीक और E20 पेट्रोल जैसे कई अहम मुद्दे हैं, जिस पर विपक्ष सरकार को घेरने के लिए रणनीति बना चुका है। तो मॉनसून सत्र को लेकर के तैयारियां देखिए पक्ष और विपक्ष दोनों की तरफ से की जा रही है। लेकिन आज जो बैठक यहां पर राजनाथ सिंह के घर पर रखी गई है, जिसमें तमाम दिग्गज नेता मौजूद होंगे, और विपक्ष जिन संवेदनशील मुद्दों को उठाने वाला है उसको लेकर के किस तरीके का जवाब वहां पर देना है, क्या तैयारी सरकार की तरफ से होनी चाहिए, उसको लेकर के आज मंथन होगा। तो आप देखिए 19 तारीख को सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। संसद में मॉनसून सत्र की शुरुआत होने जा रही है 20 तारीख, और 21 जुलाई को एनडीए संसदीय दल की मीटिंग भी होगी। 15 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी के आवास पर बैठक हो चुकी है। 16 को कांग्रेस संसदीय दल की मीटिंग हुई है, और आज 17 जुलाई को राजनाथ सिंह जी के घर पर मीटिंग हो रही है, जिसमें कि एनडीए के तमाम मंत्री भी मौजूद रहेंगे, जिसमें चिराग पासवान है, राजीव रंजन सिंह है। इसी तरह से अब देखना होगा कि जो एनडीए दल है वो किस तरह से अपनी रणनीति को तैयार करेंगे। और ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि कौन कौन से नेता आज मंत्री शामिल रहेंगे, जिसमें एनडीए के तमाम घटक दल के नेता और साथ ही गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, स्वास्थ्य मंत्री किरेन रिजिजू, संसदीय कार्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, कानून मंत्री के राममोहन रेड्डी, इसके अलावा HD कुमारस्वामी, तमाम ये एनडीए के जो सहयोगी दल हैं उनके नेता भी मौजूद रहेंगे, क्योंकि कुल मिलाकर इस वक्त एनडीए का जो मनोबल है वो बहुत ऊंचा है। उसकी सबसे बड़ी वजह है कि जिस तरह से बंगाल में जीत हासिल हुई, और उसके बाद जिस तरह से विपक्ष को डेंट लगा है, और विपक्ष के जो सांसद छोड़कर अलग हुए हैं, उसने इस वक्त विपक्ष को बैकफुट पर ला दिया है, और फ्रंट फुट पर बीजेपी और एनडीए दल नजर आ रहे हैं। अब भारतीय रेलवे के लिए आज का दिन बहुत ज्यादा खास होने जा रहा है। पीएम मोदी अब से कुछ ही देर के अंदर देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन की सौगात देने वाले हैं। हरियाणा के जिंद में पीएम मोदी पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखा करके रवाना करेंगे। हरियाणा के जिंद और सोनीपत के बीच चलने वाली इस ट्रेन में एक बार में 2600 से ज्यादा यात्री सफर कर सकेंगे। अब हाइड्रोजन ट्रेन 90 किलोमीटर का सफर 2 घंटे में पूरा करेगी।
पीएम मोदी हरियाणा में 9 प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। 10 कोच वाले हाइड्रोजन ट्रेन को DEMU सेट के रूप में तैयार किया गया है। इस ट्रेन में डीजल या फिर इलेक्ट्रिक का कोई इंजन नहीं होगा, बल्कि यह हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से काम करेगा। ट्रेन की सुरक्षा के लिए एडवांस सेंसर, 24 घंटे मॉनिटरिंग सिस्टम की भी पूरी तैयारी की गई है। ट्रेन की मैक्सिमम स्पीड 110 किलोमीटर प्रति घंटे की है। भविष्य में देश के दूसरे रेल रूट्स पर हाइड्रोजन ट्रेन चलाई जा सकती है। हाइड्रोजन ट्रेन शुरू होने के साथ भारत उन देशों में शामिल हो जाएगा जहां इस वक्त ये तकनीक इस्तेमाल की जा रही है, जैसे कि जर्मनी, जापान, चीन और अमेरिका, जो पहले से ही इस हाइड्रोजन तकनीक के इस्तेमाल करते हुए ट्रेनों का परिचालन कर रहे हैं। अब ये जो ट्रेन है वो दुनिया की सबसे लंबी और शक्तिशाली हाइड्रोजन पैसेंजर ट्रेन है, जो भविष्य में भारतीय रेल की लाइफलाइन होगी। अब आपको बताते हैं डिटेल में कि जिंद सोनीपत के बीच चलने वाली पहली हाइड्रोजन ट्रेन में 1200 किलोवाट क्षमता का एडवांस हाइड्रोजन फ्यूल सेल सिस्टम लगा हुआ है। एक बार में इस ट्रेन में 2638 यात्री सफर कर सकते हैं। स्वदेशी हाइड्रोजन ट्रेन को मैक्सिमम 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने के लिए भी डिजाइन किया गया है। अब पायलट प्रोजेक्ट में फिलहाल तो 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ही ट्रेन चलेगी। एक बार हाइड्रोजन रिफ्यूलिंग पर यह करीब 356 किलोमीटर तक का सफर तय कर सकती है। ये भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन है, यानी ये ट्रेन ना तो बिजली से चलेगी, ना पेट्रोल, ना डीजल से, बल्कि ये ट्रेन चलेगी हाइड्रोजन गैस से। हाइड्रोजन गैस एक क्लीन एनर्जी है, यानी हाइड्रोजन गैस से कोई पॉल्यूशन नहीं होता है, कोई कार्बन एमिशन नहीं होता है। भारत का लक्ष्य है 2070 तक क्लीन एनर्जी प्रोड्यूस करना, ऐसे विकल्प ढूंढना जिससे पेट्रोल से, डीजल से भारत की निर्भरता कम हो सके, और ये हाइड्रोजन ट्रेन उस दिशा में पहला कदम है। जर्मनी के बाद भारत दूसरा देश बना है जहां कमर्शियल हाइड्रोजन ट्रेन चलाई जा रही है। अमेरिका, चीन में भी अभी प्रयोग चल रहे हैं, लेकिन उनके पास भी कमर्शियल हाइड्रोजन ट्रेन उपलब्ध नहीं है। करोड़ों के निवेश के बाद अमेरिका कमर्शियल हाइड्रोजन ट्रेन अभी तक नहीं बना पाया है, लेकिन भारत ने 136 करोड़ की लागत से 5 साल के अंदर अंदर इस ट्रेन को बनाया है। रेलवे ने इस टेक्नोलॉजी पे 2020 से काम करना शुरू किया और 2026 तक ये ट्रेन अब रेलवे ने पटरियों पर उतार दी है। 17 जुलाई 2026 रेलवे के लिए आज वो ऐतिहासिक दिन बना है, जिस दिन भारत की पहली और दुनिया की सबसे लंबी कमर्शियल हाइड्रोजन ट्रेन पटरियों पर चलने वाली है। अब ट्रेनों में हाइड्रोजन भरने के लिए जिंद में ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन प्लांट लगाया गया है। अब जरा ये भी आप समझ लीजिए कि आखिर हाइड्रोजन ट्रेन चलेगी कैसे। ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन प्लांट पानी का इलेक्ट्रोसिस प्रोसेस के जरिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में बांटा जाएगा। इसके बाद तैयार हाइड्रोजन को हाई प्रेशर वाले टैंक्स में जमा किया जाएगा। स्पेशल फ्यूलिंग साइडिंग में ही ट्रेन में हाइड्रोजन फ्यूल भरा जाएगा। अब हाइड्रोजन ट्रेन में लगे आधुनिक फ्यूल सेल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच रासायनिक प्रतिक्रिया होगी, यानी कि केमिकल रिएक्शन होगा। इससे जो एनर्जी पैदा होगी, जो बिजली पैदा होगी, उसके जरिए ही ये मोटर को चलाएगा और मोटर के जरिए ये ट्रेन दौड़ेगी और जो बची हुई बिजली होगी उसको बैटरीज के अंदर आप स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो जब हाइड्रोजन फ्यूल का इस्तेमाल होता है, ना इससे धुआं पैदा होगा, ना ही कोई कार्बन निकलेगा यानी काला धुआं निकलेगा, बल्कि केवल पानी का भाप निकलता है। अब हाइड्रोजन ट्रेन का कोई अलग प्रीमियम किराया नहीं है। हाइड्रोजन ट्रेन में सफर करने के लिए मिनिमम किराया 5 रुपए और ज्यादा से ज्यादा 25 रुपए रखा गया है मैक्सिमम। नागरिक इस हाइड्रोजन ट्रेन में 5 रुपए से लेकर 25 रुपए तक का सफ़र तय कर सकता है, क्योंकि इस ट्रेन का जो प्राइस है वो बिल्कुल मिनिमम रखा गया है, ताकि जो यात्री रोज़ाना डेमो ट्रेन से ट्रैवल करते हैं, पैसेंजर ट्रेन से ट्रैवल करते हैं, वो आने वाले सफ़र में इस हाइड्रोजन ट्रेन का इस्तेमाल कर सके। इस हाइड्रोजन ट्रेन के टिकट को इतना कम इसलिए भी भारतीय रेलवे रख पाई है क्योंकि काफ़ी कम लागत से इस ट्रेन को बनाया गया है।
भारतीय रेलवे को 5 साल में इस ट्रेन को बनाने में लगभग 136 करोड़ की लागत आई है, लेकिन बाकी देशों के मुकाबले ये लागत काफ़ी कम है। जर्मनी में इस हाइड्रोजन ट्रेन के 4 कोचेस बनाने के लिए 742 करोड़ रुपए लगे, जापान को 250 करोड़ रुपए लगे, चीन को 985 करोड़ और अमेरिका को लगभग 800 करोड़ की लागत से अमेरिका ने हाइड्रोजन ट्रेन को बनाया। लेकिन जब भारतीय रेलवे ने ये जिम्मा उठाया, ये सोचा कि भारत में हाइड्रोजन ट्रेन बनेगी, तो उसकी लागत लगभग 136 करोड़ ही आई, जो कि बाकी देशों की तुलना में काफ़ी कम है। हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी से ये ट्रेन चलेगी, पानी का इलेक्ट्रोसिस होगा और फिर उसके माध्यम से हाइड्रोजन को अलग किया जाएगा, ऑक्सीजन को अलग किया जाएगा। हाइड्रोजन ट्रेन का इस्तेमाल हाइड्रोजन फ्यूल से किया जाएगा और जब ये ट्रेन चलेगी तो ट्रेन में बिजली बनेगी और फिर जो भाप के माध्यम से ये ट्रेन आगे बढ़ेगी। इस समय हम आपको खासियत बता रहे हैं इस ट्रेन की। इस ट्रेन में जब ये ट्रेन भारत की पटरियों पे दौड़ेगी, जिनसे सोनीपत के रूट पे दौड़ेगी, तो आप खड़े होकर आसानी से इस ट्रेन में ट्रैवल कर सकते हैं, बैठ के ट्रैवल कर सकते हैं। या अब जिनसे शुरू हो रही इस हाइड्रोजन ट्रेन को चेन्नई के इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में बनाया गया है। टाटा एडवांस सिस्टम्स ने इसका फ्यूल सेल सिस्टम तैयार किया है। हाइड्रोजन ट्रेन डीजल या फिर बिजली से नहीं, बल्कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी से चलेगी और इससे करीब करीब जीरो पॉल्यूशन होगा। अब इसे पानी और भाप का उत्सर्जन होता है, यानी कि इस ट्रेन के चलने से हवा प्रदूषित नहीं होगी, पोल्यूशन नहीं फैलेगा। इससे ग्लोबल वार्मिंग कम करने में मदद मिलेगी। हाइड्रोजन ट्रेन के साथ ही पीएम मोदी आज हरियाणा को 14,700 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। और पीएम मोदी के इस मेगा गिफ्ट से हरियाणा विकास की नई रफ्तार में दौड़ेगा और सबसे इसमें खास तोहफा है ये हाइड्रोजन से बना भारत का पहला ट्रेन। भारतीय रेलवे की तस्वीर बीते 70 सालों में कैसे बदली है, इस पे बात करने के लिए हमारे साथ कुछ सीनियर सिटीजन्स मौजूद हैं जिन्होंने रेलवे का सफर तब से किया होगा सर जब आप स्कूल में थे या फिर कॉलेज में थे। उसी टाइम से कितना बदला है? आपने तो भाप से चलने वाली ट्रेनें भी देखी, उसमें भी सफर किया है, सभी ट्रेनों में सफर किया है। हाइड्रोजन ट्रेन में पहली बार सफर कर रहे हैं। हाँ जी, ये हमारे सौभाग्य की बात है जी, जो मोदी साहब ने जींद जिले को वर्ल्ड में सबसे पहली ट्रेन और हाइड्रोजन प्लांट दिया और जिसका वर्ल्ड में सबसे ऊंचा नाम किया। अब रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हाइड्रोजन ट्रेन को स्वदेशी तकनीक का चमत्कार और भारतीय रेलवे को मॉडर्न बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर बताया है। बेसिकली कंप्लीट टेक्नोलॉजी को भारत में डेवलप करना, भारत के पास इसकी आईपी राइट्स होना, दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट। आईपीआर हमारे पास है इसकी कंप्लीट सिस्टम डेवलपमेंट भारत का है और इसकी टेस्टिंग सर्टिफिकेशन वर्ल्ड की बेस्ट एजेंसीज से करवाया गया है। TUV स्यूड से इसका कंप्लीट सर्टिफिकेशन कराया गया है। सो इट्स अ वेरी सेफ टेक्नोलॉजी, इट्स अ ग्रीन टेक्नोलॉजी ऑफ कोर्स। एमिशन इसमें केवल वाटर का एमिशन होता है। सो दैट्स द बेस्ट पार्ट इस पूरी टेक्नोलॉजी का उपयोग रेलवे में आरंभ होके दिस कैन नाउ बी शिफ्टेड, इट कैन नाउ बी यूज्ड इन अदर सेक्टर्स ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल मेरीन सेक्टर में यूज़ किया जा सकता है इसका, ट्रक्स में सेम टेक्नोलॉजी का छोटा वर्जन यूज़ किया जा सकता है और भी कई तरह के इसके छोटी बोट्स जो होती हैं, मीडियम साइज़ की फिशिंग बोट्स हैं, उनमें इसका उपयोग किया जा सकता है। तो गेटिंग द टेक्नोलॉजी डेवलप्ड इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एक बार टेक्नोलॉजी भारत में अपनी खुद की डेवलप हो गई तो अब इसका उपयोग कई सेक्टर्स में कर सकते हैं। वी डोंट हैव टू डिपेंड अपॉन एनीबॉडी फॉर डेवलपिंग टेक्नोलॉजी। तो आत्मनिर्भर भारत की एक और तस्वीर आपने देखी, यही है H2 यानी कि हाइड्रोजन पर दौड़ने वाली भारत की ये पहली ट्रेन। दूध, जीरा, सौंफ, धनिया, नकली क्या थाली तक कुछ भी पहुंच रहा है असली। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी जींद पहुंच चुके हैं और देखिए प्रधानमंत्री मोदी ने यहां पर हरी झंडी दिखा दी है। भारत के पहले हाइड्रोजन सेल पर चलने वाले इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है और भारत ने एक नया इतिहास आज रच दिया है। पूरी दुनिया में चंद उन देशों में भारत शामिल हो गया है जहां पर भारत ने खुद अपने ही इस हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी को तैयार किया, जिसके जरिए ये दुनिया की सबसे लंबी ट्रेन दौड़ेगी
और इसकी स्पीड भी होगी 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। तो प्रधानमंत्री मोदी का जो आत्मनिर्भर भारत का सपना है, उसकी एक जीती जागती मिसाल इस वक्त आप इस हाइड्रोजन ट्रेन के जरिए देखिए। जैसा कि अभी रेल मंत्री ने बताया, इसकी जो तमाम टेक्नोलॉजी है, उसका रजिस्ट्रेशन, उसका जो आईपी रजिस्ट्रेशन होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, वो भारत के पास है। यानी कि पूरी की पूरी जो तकनीक है भारत ने खुद डेवलप की है। इससे बड़ी सौगात और क्या हो सकती है। बिल्कुल, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखा करके इस ट्रेन को रवाना कर दिया है। और आज का दिन भारतीय रेलवे के लिए कितना ऐतिहासिक है, आप इन लोगों के चेहरे की मुस्कान को देखकर और हर भारतीय इस वक्त गर्व कर रहा होगा, क्योंकि अमेरिका, चाइना, जापान, जर्मनी के साथ साथ अब भारत के पास भी ये हाइड्रोजन ट्रेन मौजूद है। भारत में भी ये ट्रेन दौड़ेगी, जो कि पर्यावरण के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। प्रदूषण इससे नहीं फैलेगा, इसका किराया बहुत कम है, आम जनता बहुत ही आसानी से और आरामदायक इसमें सफ़र कर पाएगी। और देखिए कहाँ पर ये ट्रेन चलने वाली है, वो भी हम आपको ग्राफिकली लगातार बता ही रहे हैं, और कितनी लागत इसको बनाने में लगी है। और सबसे लंबी हाइड्रोजन ट्रेन भारत के पास अब बात आती किफ़ायती की, तो भारत ने 136 करोड़ में इस ट्रेन को तैयार किया है, और चीन और अमेरिका जैसे देशों को करीब 1000 करोड़ से भी ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत पड़ रही है इस तरह के टेक्नोलॉजी को बनाने के लिए। तो समझिए कि भारत की जो टेक्नोलॉजी कहां और किस स्तर पर आज के वक्त पहुंच चुकी है, और विजन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का।